स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो आपका 1952 में गठित किया गया था और 1953 में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। तो वो सुझाव हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में उन्होंने अपने सुझाव देने की कोशिश की है। तो पढ़ते हैं हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। तो सबसे पहले उन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग को सुझाव देने से पहले जो हमारी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा चल रही थी पूरे भारत के राज्यों में, उसका उन्होंने जो सर्वे किया था या प्रश्नावली तैयार की थी, है ना, साक्षात्कार किया था उन्होंने उसका। तो माध्यमिक शिक्षा में तत्कालीन जो है वो कौन कौन से दोष थे, वो कौन कौन सी कमियां थी, पहले तो उन कमियों की और उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया है या अपनी नजर को दौड़ाया है या सरकार को उन्होंने दिखाया है कि फिलहाल जो वर्तमान में जो है माध्यमिक शिक्षा में ये कमियां पाई जा रही है। जैसे उन्होंने बताया था कि सबसे पहले प्राय सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवकों को सिर्फ विश्वविद्यालयों की शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। यह छात्रों में सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व आदि गुणों का विकास नहीं कर रहा है। तो यानी कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करने का, और वो है कि किसी तरह से हम ये पास करके उच्च शिक्षा में हम प्रवेश ले लें, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है हमारी उस शिक्षा में हम प्रवेश ले लें, विश्वविद्यालय शिक्षा में हम प्रवेश ले लें। यानी कि उनका जो उद्देश्य है उनको एक कुशल मानव बनाना या उनमें अनुशासन जगाना या उनके जीवन से संबंधित उनको व्यवहारिक शिक्षा देना, है ना, या उनको हर फील्ड में नेतृत्व शक्ति का विकास करना, है, या उनका आध्यात्मिक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, उनको व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। इन सब उद्देश्यों को एक दरकिनार रख दिया गया है और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में हमें प्रवेश मिल जाए। तो पहला दोष उन्होंने यह बताया है। दूसरा अगर हम देखें कि सभी प्रांतों की जो माध्यमिक शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम हो वो अव्यवहारिक है और इनका बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पाठ्यक्रम दो चीजों से बनता है, एक तो क्लास में पढ़ाने वाला एक सिलेबस होता है, किताबें होती हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें ऑर्गेनाइज की जाती है। उन किताबों के अंदर चैप्टर होते हैं, उन चैप्टर को शिक्षक जो है क्लास में आकर के पढ़ाता है, आपका ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, है ना, या प्रश्न उत्तर कराता है, एक्सरसाइज कराता है, आपको क्वेश्चन उत्तर कक्षा में पूछता है बच्चों से। तो एक तो सिलेबस ये हो गया, है ना, तो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा तो ये हो गया। और दूसरा हिस्सा क्या होता है, कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों से कराई जाती है। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे आपकी एनसीसी होती है, जैसे आपका स्काउट गाइड कैंप होता है, जैसे आपका एनएसएस होता है। तो ये कार्यक्रम जो है हमारे कॉलेज में चलाए गए या नहीं चलाए गए। अगर हमारे कॉलेज में भी नहीं चलाए गए हैं तो अगर हमारे पास का दूसरा कॉलेज है वहां हम अपने बच्चों को भेज सकते थे ताकि उन्हें कुछ नया अनुभव प्राप्त हो, उन्हें नया ज्ञान मिले, है ना। वो ज्ञान जो है उनके जीवन से रिलेटेड होता है ना। दूसरा क्या है कि हमारे कॉलेज में तीन तो त्योहार, राष्ट्रीय पर्व है ही है। जैसे आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आपका 26 जनवरी 1950 को जो है ना, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त को हमारा क्या हो गया, स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस जो है, हमारा संविधान लागू किया गया तो गणतंत्र दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो 3 तो पर्व, राष्ट्रीय पर्व हो गए। इनको मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा फहराया, है ना, राष्ट्रीय गान करा, बच्चों का कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया है या नहीं करवाया है। इसके अलावा भी फिर और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम कोई अपने यहाँ
सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आसपास के जितने भी हमारे माध्यमिक स्कूल है उन बच्चों को इनवाइट सम्मेलन में कर सकते हैं। सम्मेलन में हमारे विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, है ना, विभिन्न प्रकार का भी ज्ञान मिलेगा, बच्चों का ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त होगा, ये हो सकता है। कोई हम प्रतियोगिता करा सकते हैं अपने कॉलेज में, है ना, कि आज हमने चित्रकला प्रतियोगिता कराई है, आज हमने जो है कुछ अपना क्विज कॉन्टेस्ट रखा है, हमने कुछ प्रश्नोत्तरी के लिए कोई तैयार करे, कोई परीक्षा कराई है हमने, उसके लिए बच्चों को तैयार करा है। तो इस प्रकार की हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो जाती है। इसके साथ साथ जो है कॉलेज में खेल कूद के लिए भी समय दिया जाता है बच्चों को, है ना। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम वो तैयार होता है। एक तो हमारा एक सैद्धांतिक कक्षा होती है, फिर आपकी फिर एक व्यवहारिक शिक्षा होती है। कुछ हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के होते हैं जैसे, है ना, तो उनके लिए लेबोरेटरी है या नहीं है, उन लेबोरेटरी में वहां पर उन बच्चों को प्रयोग करना सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। तो उस चीज के बारे में उन्होंने कहा है कि वहां जिनका जो पाठ्यक्रम है वो अव्यवहारिक है, यानी उन चीजों में कहीं ना कहीं इन्हें कमियां दिखाई दी है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि पाठ्यक्रमों का दूसरा दोष यह है कि एक तो संकीर्ण है, एकांकी है, ये बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रही है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत कौन सा विकास आ जाएगा? सर्वांगीण का मतलब है पूरा विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, है ना, जिसमें आपका शुरू से लेकर के चलते हैं व्यक्तित्व का विकास करना, चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास करना, सामाजिकता की भावना का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, धार्मिकता का समावेश करना, है ना, उनका आर्थिकता का जो है उनकी भावना को जगाना या उसके लिए तैयार करना, और आपका राजनीतिक सांस्कृतिक ये डेवलपमेंट करना। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इसको कहा जाता है कि चारों तरफ का जो ज्ञान है वो बच्चों को होना चाहिए। तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं मान रहे हैं, उसको कह रहे वो एकांगी है सिर्फ। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि अंग्रेजी पाठ्यक्रम का अनिवार्य जो है वो विषय बनी हुई है, जो अंग्रेजी भाषा है जो पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनी हुई है, और कुछ प्रांतों में तो अभी तक शिक्षा का माध्यम भी बनी हुई है अंग्रेजी शिक्षा जो है, यानी कि जैसे अंग्रेजों के टाइम में था अभी भी वो बनी हुई है। तीसरा इन्होंने बताया है कि जो शिक्षण विधियां हैं, पढ़ाने की जो विधियां हैं वो भी दोषपूर्ण है, उनमें भी कमियां दिखाई दे रही हैं। उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग वहां पर नहीं किया जा रहा है। बच्चों की रुचि, उनकी इंटरेस्ट, उनकी अभिवृत्ति, उनका जो एक व्यक्तिगत विविधता के आधार पर जो उनमें अंतर होता है, आईक्यू लेवल का, है ना, बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर जो होता है उनका अलग अलग, उसके अनुसार शिक्षण विधियों को नहीं अपनाया जा रहा है। स्कूलों की समय सारणी भी ठीक नहीं बनी हुई है। समय सारणी का मतलब होता है जो टाइम टेबल बनाते हैं कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, एक तो ड्यूरेशन होता है उसमें, कितने समय की होती है एक पीरियड है, लेकिन दूसरी चीज इसमें ये होती है कि जैसे सुबह सुबह का समय जो है तरोताजा होता है, बच्चे तरोताजा होकर के आते हैं, अपने घर से नहा धो करके आते हैं, तो उस टाइम जो है समय सारणी में जो हमारे कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनको पहले डालते हैं, जैसे आपका मैथ का होगा, जैसे आपका अंग्रेजी का होगा, जैसे आपका साइंस का। तो ये 3-4 विषय जो होते हैं हमें शुरू में ही डालने चाहिए, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, और उसके बाद जो है आपके सामाजिक विज्ञान हो सकता है, उसके बाद हिंदी हो सकता है, तो वो समय सारणी कह रहे वो ठीक नहीं बनी हुई है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्कूलों में छात्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा है ना, जिसके कारण शिक्षक और छात्रों के बीच का जो एक कॉन्टेक्ट होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, वो भी वहां अच्छी रूप से नहीं हो पा रहा है। देखिए अगर क्लास में 100 बच्चे होंगे तो व्यक्तिगत संपर्क करना जो है मुश्किल हो जाएगा, 50 बच्चे भी होंगे तो व्यक्तिगत संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा। एक जो उन्होंने वो अनुपात बताया था कि एक टीचर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30
छात्रों को पढ़ा सकता है। तो उसमें वो इंडिविजुअल जो है उनसे कांटेक्ट कर सकता है, उन पर ध्यान दे सकता है कि किस बच्चे का काम अधूरा है, कौन बच्चा जो है मेरी क्लास में पिछड़ रहा है, उसका कारण क्या है, उसके कारणों को फिर उनका जान करके उसका समाधान भी वो निकाल सकता है। तो ये भी वहां पर एक कमी दिखाई दे रही है। स्कूलों में अध्यापकों की जो नियुक्ति है उसका मापदंड भी उचित नहीं है ना, प्राय योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जो जैसे आपके मैनेजमेंट के स्कूल है उनमें तो अपने अपने जैसे रिश्तेदार है या पैसे लेकर के जो है उनमें नियुक्ति कर ली गई है, चाहे वो भले योग्य हो या नहीं हो, अनुभवी है या नहीं है, तो उसकी भी वहां पर कमी दिखाई दे रही है। जब अनट्रेन्ड टीचर होगा तो उसको अपनी शिक्षण विधियों के बारे में नहीं मालूम होगा कि किस शिक्षण विधियों से मुझे पढ़ाना है। नेक्स्ट इसमें आता है कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली परीक्षा प्रणाली भी जो है वो दोषपूर्ण है। जो परीक्षा प्रणाली वहां पर है जिसके आधार पर बच्चों को अगले क्लास के लिए प्रमोट किया जाता है, वो परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है। तो उसमें भी बच्चों को जो ज्ञान है या उनका कौशल है उसकी भी सही परख वहां पर उसमें नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे पहले उन्होंने दोष बताए हैं कि माध्यमिक शिक्षा के ये दोष है, इन पर हमें विचार करना जरूरी है। इसके बाद में उन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव दिए। सबसे पहले इसमें सुझाव जिससे संबंधित है कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका प्रशासन और उसका वित्त जो है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो उसको उन्होंने अलग अलग उसमें लेकर के 4 भागों में बांटा है। पहले तो प्रशासनिक ढांचा कैसा होना चाहिए, फिर वित्त व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, फिर विद्यालयों को मान्यता के नियम होने चाहिए, कुछ विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए क्या काम करना चाहिए उसके बारे में सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहला ये बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए, उसकी भी स्थापना की जानी चाहिए। प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ माध्यमिक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसकी स्थापना की जाए जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव देगा। जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है ना, उसकी बात कह रहे हैं। यानी कि 1944 में जो आपकी सार्वजनिक योजना आई है उन्होंने प्रत्येक प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के सुझाव दिया था, और उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर वो नहीं है। तो वहां की बात बता रहे हैं कि जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन नहीं किया गया है उसमें गठन किया जाना चाहिए, और प्रांत का शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने का काम करेगा, माध्यमिक शिक्षा को मान्यता देगा, उनका निरीक्षण कराने, उनके अंतिम वर्ष में बच्चों की परीक्षा लेने, और जो पास होंगे बच्चे उनको सर्टिफिकेट देने, उनको प्रमाण पत्र देने का काम करेगा। यही काम उन्होंने उस टाइम 1944 में ही बताया था। नेक्स्ट इसमें है कि शिक्षा निदेशक का कार्य जो है वो शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देगा, यानी कि एक ब्रिज का काम करेगा। शिक्षा मंत्री और जो माध्यमिक विद्यालय जो खोले गए हैं हमारे, उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है कि उनकी समस्याओं को उन तक बताना और उनकी जो पॉलिसी उनकी नीतियों को शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी हैं उनको उससे अवगत कराना। तो ये एक काम करेगा, इसलिए इसका पद जो है कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत विद्यालयों का जो प्रबंध है, यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्कूल खोले जा रहे हैं उनका जो प्रशासन होगा वो कौन देखेगा, वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी जो प्रबंध कार्य समितियां बनाई गई है, जो उनका पंजीकरण किया गया है, वो ही उसको प्रशासन को देखेंगी। और ये समितियां अध्यापकों की नियुक्ति में सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनका पालन करेंगी, और विद्यालयों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। यानी कि टीचर्स को जो अपॉइंट करना है उसमें जो है सरकार के जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार ही काम करना उनको पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में एक तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशन में कार्य करेगी। तो ये तो इन्होंने प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया है। इसके बाद उन्होंने वित्त व्यवस्था यानी कि जो आर्थिक जगत है माध्यमिक स्कूलों का
जो खर्चा है उसको खर्चे को वहन कौन कौन किस प्रकार से करेगा। पहला बताया कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व जितने भी प्रांतों की सरकारों पर ही होगा। फिर भी केंद्र सरकार उनको जो है वो आर्थिक सहायता दे सकती है, जिसमें उसके माध्यमिक शिक्षा के प्रसार, उसके उन्नयन के लिए उनको सहायता वो करनी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाला जो दान होगा वो सरकार जो है वो आयकर से मुक्त करेगी उसको। नेक्स्ट है, सरकार जो है माध्यमिक स्कूलों के लिए जो भूमि की व्यवस्था है वो यथासंभव निःशुल्क करेगी। माध्यमिक स्कूलों द्वारा जो खरीदी की जो सामग्री होगी उस पर चुंगी से वो या टैक्स से जो है वो कस्टम जो टैक्स होता है उससे वो मुक्त रहेगी, उस पर कोई कस्टम या चुंगी नहीं लगेगी। माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए। तो ये जो वहां पर खर्च आएगा उस खर्च को वहन करने के लिए दोनों सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो बता दी है। तीसरा, इन्होंने जो विद्यालयों को मान्यता देने के जो नियम है उसके बारे में कुछ चीजें बताई है कि माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के लिए नियमों का जो पालन है वो कठोरता से किया जाना चाहिए। किसी भी विद्यालय की बोर्ड द्वारा मान्यता तभी दी जाए जब वह मान्यता सभी शर्तों को पूरा कर रही हो, यानी कि कितनी भूमि होनी चाहिए, उस भूमि पर कितने भवन होने चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए, है ना, एक स्टाफ रूम होना चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, टीचर्स क्वालिफाइड है या नहीं है, क्लरिकल स्टाफ है या नहीं है। तो इन सब मान्यताओं को पूरा करने, मानकों को पूरा करने के बाद में उसको मान्यता दी जानी चाहिए। और इसमें नेक्स्ट आता है कि जो प्रबंध समितियां मान्यता प्राप्त करने के बाद में विद्यालयों को सही ढंग से नहीं चलाई जा रही है उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए, और यदि फिर भी वे असमर्थ होती है तो ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि विद्यालयों का निरीक्षण के बारे में क्या काम होना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताया कि विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी एक जिले में अगर हमारे 20, 30, 50 जितने भी हमारे माध्यमिक स्कूल हैं उनके लिए निरीक्षकों की व्यवस्था भी उसी अनुपात में की जानी चाहिए। निरीक्षक मंडल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक जो है उनको इसमें मौका दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतर से निरीक्षण कराया जाना चाहिए, यानी कि एक रेगुलर फॉर्म में निरीक्षण होना चाहिए। ये नहीं है कि आज निरीक्षण हो गया है फिर 2 साल के बाद फिर जा रहे हैं, और निरीक्षण जो है वो एक मतलब एक अच्छे रूप से होना चाहिए, एक निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। निरीक्षक मंडल जो है विद्यालयों के गुणदोषों को जो है वो सही रूप से उजागर करें और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उनको वो सुझाव दे। यानी कि जो निरीक्षण करते हैं उनको जो एक चीज वहां पर दिखाई दे रही है वो पूरी वस्तुस्थिति को उजागर करें सरकार के सामने, और उसमें जो समस्या आ रही है उसके लिए वो समाधान करने के लिए अपने सुझाव उसमें वो दे सकते हैं। तो ये इनके कुछ माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त संबंधी कुछ इनके सुझाव जो उन्होंने बताए थे उन पर हमने चर्चा करी।